संस्कार सबल, हम सेवा परिवार बढ़ाएं, ज्ञान दीप ले चले चले, सामूहिकता समरस ताले, ग्राम नगर हम चले चले, समाधान काले विचार अब, बूथ बूथ तक जाना है, जन जीवन खुशहाल करेंगे, मंत्र यही दोहराना है, इतिहासों से लिए सीखे हम, देह मार्ग पर बढ़े चले, सामूहिकता समरस ताले, ग्राम नगर हम चले चले, लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, सामूहिकता समरस ताले, ग्राम नगर हम चले चले, ग्राम नगर हम चले चले। भारत माता की, भारत माता की। हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, राष्ट्र भावना सदैव जागृत, मन में लेके चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, उच्च मूल की दिव्य संस्कृति, उच्च मूल परंपरा की सही विरासत, परंपरा की सही विरासत आगे लेकर जानी है, आगे लेकर जानी है, ध्येय शिखर की आस लिए सब, ध्येय शिखर की आस लिए सब, आओ हम सब साथ चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, आगे आगे स्वतंत्रता का अमृत सिंचन, आसानी से नहीं हुआ है, आसानी से कितने घर वालों का, नाम निशाना बाकी रहा है, त्याग ज्योत से ज्योत जलाए, कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, एक सबकी विचारधारा, एक सब
चांद की इस धूप छाँव में मिलजुल के हम साथ चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, बोले भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं हमारे अंतिम सत्र के निवेदन आएंगे। मैं आशुतोष अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब श्री गणेश हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय हरीश विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आकर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, आदरणीय विधायक शिवनारायण सिंह जी का स्वागत करें। मैं इस प्रशिक्षण टोली के यहाँ पे आदरणीय अनुपम भैया का स्वागत करें। पूरी भारत माता की अंतिम सत्र समापन सत्र में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा संसदीय क्षेत्र सतना से लगातार आप सांसद के रूप में वहां की जनता जनार्दन आपको लोकसभा भेजकर सतना का गौरव लगातार बनाती आई है। आज हम हमारे बीच में समापन सत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन सत्र पर उपस्थित हैं। उनका जीवन राजनीति से ही रहा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने विभिन्न चुनौतियों को सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कई पदों पर रहकर इस भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी के कद को भी बढ़ाने का काम आपने किया है। आज हम हमारे बीच में हैं। निश्चित रूप से आपके वचनों से हमारे ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु जिस प्रशिक्षण महाअभियान में उपस्थित है, निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन से हम सबको एक नई चेतना मिलेगी। मैं सादर अनुरोध करूंगा, आइए हम सबको आप मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत उमरिया जिले के जिला प्रशिक्षण वर्ग के आज 3 दिवस इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री नारायण सिंह जी,
पर उपस्थित आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्री आशुतोष अग्रवाल जी, संभाग के इस शिक्षण अभियान के प्रभारी आदरणीय अखिलेश दासी जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय दीपक जी, हमारी लोकप्रिय पूर्व मंत्री विधायक गीता सिंह जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी अपेक्षित शिक्षण में आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों मित्रों, मुझे जो विषय दिया गया है देश के सम्मुख चुनौतियां एवं निदान के हमारे प्रयास, ये बहुत विस्तारित विषय है और देश 2014 में इसके पहले कैसा था, किन किन चुनौतियों का सामना देश कर रहा था, विरासत में जो मिला उसका चित्र बहुत विभत्स है और ऐसी स्थिति थी कि कठिन समस्याएं जो इतनी विशाल रूप में सामने आई है, इनका समाधान कैसे निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लोगों के सामने खड़ा है। लेकिन 2014 के बाद वही देश, वही व्यवस्थाएं एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। आज ये बात सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, जितनी सर्वेक्षण की एजेंसियां हैं, चाहे वो देश की हो चाहे वो विदेशों की हो, सबका ये आकलन है कि आश्चर्यजनक परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद भारत देश में दिखाया। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत और क्षमताओं के कारण अंदर और बाहर कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। आप सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। वे भारत के सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही उन्होंने व्याख्या किया है। आज देश के अंदर जो चुनौती है, उन चुनौतियों में सबसे पहले सुरक्षा की चुनौती है और सुरक्षा भी कैसी, जो आंतरिक सुरक्षा और दूसरी सुरक्षा बाह्य सुरक्षा। पहले हम बाह्य सुरक्षा की चर्चा करेंगे आप सबसे। देश में आतंकवाद अगर हम तुलना करें यूपीए की सरकार की 2004 से लेकर 2014 तक और फिर इसके बाद हम 2014 से लेकर के 2025-26 तक की चर्चा करें तो इससे स्पष्ट है कि देश में आतंकवादी घटनाएं जो हमारे पड़ोसी देश से पूरी तरह से समर्थित थी, वही उसको पालते थे, वही उसको पोसते थे। हमारी नेता सुषमा स्वराज जी कहा करती थी, और एक बात जब वो यूएनओ की बैठक में गई थी तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी देश ऐसा है कि वहां के आतंकवादी संगठनों ने जिस तरह से देश के अंदर भारत को कमजोर करने के लिए जगह जगह पर जो ठिकाने थे उनमें हमला करने के लिए
2004 में जनवरी में, मैं जो उल्लेख कर रहा हूँ आपके सामने, जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। 2004 में स्कूल बम धमाका आसाम में हुआ, 18 लोग मारे गए। 2 अक्टूबर 2004 में दीमापुर बस स्टैंड में नागालैंड में धमाका हुआ, 30 लोग मारे गए। इसके बाद फिर 5 जुलाई 2005 हमला हुआ, 6 लोग मारे गए और ये लश्कर-ए-तैयबा के लोग थे। 28 जुलाई 2005 में जौनपुर में ट्रेन बम धमाका हुआ, 13 लोग मारे गए। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में बम धमाका हुआ, दीपावली के दिन 65 लोग मारे गए, लश्कर-ए-तैयबा के लोग। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में बम धमाका हुआ, 28 लोग मारे गए। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव बम कांड हुआ, जिसमें 37 लोग मारे गए। 16 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, जो पाकिस्तान जाती थी ट्रेन, 68 लोग का धमाका हुआ, 13 लोग मारे गए। 26 और 29 नवंबर 2008 को, जिसको 26/11 की किस्सा पूरे दुनिया को पता है, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, 166 लोग मारे गए, लश्कर-ए-तैयबा के लोग। 7 सितंबर 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट का बम धमाका हुआ, 15 लोग मारे गए। अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में बम धमाका हुआ, 6 लोग मारे गए। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुंकार रही थी। 2014 में जो हिंसा हुई उसमें 310 लोग मारे गए। आज ये घटना इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आतंकवाद को रोकने का जो प्रयास था वो पूरी तरह से विफल था। देश की बागडोर को संभाला, तब उन्होंने सबसे पहले आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, जितने भी राजनीतिक समझौते हुए, सब राजनीतिक समझौते में उन्होंने एक बात कही, जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और उसका फायदा भी हुआ। नक्सली घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं कम हुई। 13-14 में जो रक्षा का बजट था वो 2,03,000 करोड़ रुपए था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज 2025-26 में जो रक्षा क्षेत्र का बजट है वो 6,81,000 करोड़ हो गया। और इसका फायदा ये हुआ कि हमारे देश में जो बॉर्डर की हमारे देश के वो जो सीमाएं जहां पर से आतंकवादी घटनाएं शुरू होती थी, उनमें वो 87 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 733 नागरिकों की मौत हुई थी। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 2024 में सिर्फ 85 घटनाएं हुई। जो पहलगांव की घटना हुई 22 अप्रैल 2025 को, वो घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया। हमारे 26 ऐसे पर्यटकों को, जिनको जाति और धर्म पूछ करके मारा, ये पूरे देश को हिला दिया। वो घटना सचमुच जिसके जब दुश्मन की धरती में घुसकर 7 और 8 मई का वो दिन था, जब हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से 23 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया। और उसमें लश्कर-ए-तैयबा के लोग जैसे बहलोल, उन बहनों का जिनके सिंदूर मिटाए गए थे, उनका बदला है, और वो पूरी सफलता के साथ किया गया। जिन हथियारों का उपयोग हुआ, दुनिया के दूसरे देश सब सोच के परेशान थे। भारत में तो हमसे सप्लाई लिया नहीं, किस तरह के आयुध कहां से थे। अब भारत बनेगा, हमारी सीमाएं चारों तरफ से
बैरिकेड हो रहे हैं। हमारी सीमाओं में हमारे जवानों के पास तक जाने के लिए रास्ते नहीं थे। मोदी जी के आने के बाद एक एक ठिकानों पर आज वहां पर हमारा हेलीपैड भी बन गए, हमारी सड़कें भी पहुंच गई और आयुध का सामान समय समय पर अब हमारे सेना के जवानों में पहुंचने लगा। ये जो चुनौती थी आतंकवाद की, मैं तो ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से समाप्त हो गई, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उसमें कमी आई है। और अगर हम 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो घटनाएं हुई उनकी तुलना 2014 के बाद से लेकर के आज 26 तक की करें तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आई है और आतंकवादी संगठनों को एक डर पैदा हुआ है। अब भारत में घुसना मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं। भारत में अगर हम गए लौट के नहीं आ सकते, अब ये उनको इस बात का डर हो चुका। आज उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार ने तय किया। 100% बॉर्डर फेंसिंग शुरू किया। ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था, उस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में वहां की राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दिया, बहुत हिस्सा खुला था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की वो सरकार, जनता ने उसको पूरी तरह से धराशायी कर दिया। अब वहां भी कोई समस्या नहीं होगी और वो काम वहां भी शुरू हो जाएगा। अर्धसैनिक बलों को हथियार नहीं थे, सशक्तिकरण नहीं था, नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज उनको नई टेक्नोलॉजी दी गई। आज हमारे कई उपग्रह स्थापित हो चुके हैं, हम दुश्मन का पता लगा सकते हैं कहाँ क्या गतिविधियां चल रही। आज उसके माध्यम से भी हमें सहायता मिली। विदेश से बहुत फंडिंग आती थी आतंकवादियों के सहयोग के लिए, वो विदेशी फंडिंग भी बंद की गई। हमारे नए आयुध के सामानों का निर्माण हुआ। आज सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है हमारी सरकार। आप लोगों ने देखा है बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, इसके बाद LAC और LOC में मजबूत सैन्य तैनाती हुई है। BRO का गठन किया जो हमारे सीमा की अवसंरचना को पूरी तरह से मजबूत बना रहा। आज BRO ने 2024 में 16,690 करोड़ रुपए खर्च किया है बॉर्डर के सुरक्षा के लिए और 25-26 के लिए जो टारगेट रखा है वो 17,900 करोड़ रुपए। एक तरह से हम कह सकते हैं अब भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। आज देश के सामने आतंकवादी घटनाएं खत्म करने के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगी। आज तक कुल जो घटनाएं हुई है यूपीए की सरकार में, वो हुई थी 17,689 और एनडीए में वही घटकर के संख्या हो गई 7,744, 53% की कमी आई। कुल मौतें तो हुई थी वो 6,984 हुई थी यूपीए की सरकार में। एनडीए की जब से सरकार आई तो उन मौतों की संख्या घट करके 2020 रह गई, जो 69% कम है। सुरक्षा बलों की मौत 1750 हुई थी, अब घटकर के एनडीए की सरकार में 509 हुई, वो 73% की कमी आई। नागरिकों की मौत 4,285 हुई थी, अब घटकर के 1,495 में आई है, 70% की कमी हुई। प्रभावित जिले पहले थे 126, अब मात्र 11 बचे हैं और 91% की कमी आई। ये जो आंकड़े हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे सरकार ने जो प्रयास किए उसका असर है। अब इसको जीरो टॉलरेंस पर ले जाना, उस दिशा में काम करेंगे। दूसरी समस्या इस देश की है घुसपैठ, जो हमारे देश के सामने चुनौती है घुसपैठ की। अभी आप लोगों ने SIR जब हुआ तो पश्चिम बंगाल को वहां की सरकार को बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ क्यों हुई? करोड़ों ऐसे बांग्लादेश के घुसपैठियों को अपने यहाँ जगह दे दी, राशन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड
प्रदेश छोड़ करके पश्चिम बंगाल और राज्य के देश के किसी अन्य राज्यों में भी हमारे यहाँ आप क्या भी आए हुए हैं और आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी पहुंचे। आज स्थिति ये हो गई कि जब SIR हुआ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं किया था, ये तो चुनाव आयोग ने किया था, पहले से भी होता आया, आजादी के बाद से कई बार हुआ, बीच में गैप हो गया था कोविड के कारण, इस वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग ने SIR किया, तब सही पता लगा 2003 से पहले जो लोग यहाँ थे, जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, वो तो वैधानिक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आया है तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा। और उसमें देखा गया कि करोड़ों लोग उस जांच में संदेह के दायरे में आए। ये असली वही थे घुसपैठिए जो यहां आकर के अराजकता फैलाते थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के खिलाफ मूवमेंट कराते थे, मोदी जी के खिलाफ नैरेटिव तय करते थे, हमारी सरकार के हर काम काज में व्यवधान पैदा करते थे और कुछ राजनीतिक दल उनको सहयोग भी करते थे। ऐसे घुसपैठ जो हमारे देश में है, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे, उनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने CA का कानून बनाया। CA के कानून ने इनको कहीं न कहीं रोकने का काम किया। इसके बाद NRC, जिसका भारी विरोध हो रहा, अभी आसाम के हमारे नए मुख्यमंत्री ने कहा NRC लागू कर रहे हैं, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में भी लागू हो गई। बांग्लादेश के लोग अब पूरी तरह से सहम गए कि लगता है भारत छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से निगरानी को हाईटेक कर दिया गया। आज पूरी तरह से घुसपैठ को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस चुनौती का सामना पूरी मजबूती के साथ हमारी सरकार कर रही है। तीसरी समस्या इस देश की है, जो चुनौती के रूप में है, वो नकली नोट। अब ये नकली नोट देश में अभी तो इन दिनों ड्रोन से फेंके जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अखबारों में, टीवी में देखा होगा, ड्रोन से नकली नोट भेजे जा रहे हैं। धुरंधर फिल्म देखा तो किसी ने देखा होगा, उसमें तो बहुत सच्चरित्र, बिल्कुल सचित्र दिखाया, कहाँ वो नोट छपते हैं, कहाँ से अवैध हथियार आते हैं, कहाँ से मादक पदार्थ आते हैं और वो कहाँ से हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। ये सारा चित्र में घुसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी किया, क्यों किया था नोटबंदी? नोटबंदी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था, हमारे देश में नकली नोटों का इतना चलन शुरू हो गया था, उनको कैसे रोका जाए, कैसे तलाश किया जाए, इसीलिए नकली नोट बंद करने का काम हुआ और उसके सार्थक परिणाम देश को मिले। आज ये जो चुनौतियां थी, पूर्ववर्ती सरकार को तो कभी समझ में आई नहीं, लेकिन देश को कमजोर करने वाली यही चुनौतियां, जिन पर फोकस करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि हम उनको रोकें। आज अगला जो चुनौती के रूप में हमारे देश के सामने पूरे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, वो है मादक द्रव्यों का तस्करी। इतना नशीले पदार्थ पूरे दुनिया से हमारे देश में आ रहे हैं। अब इनको रोकने के प्रयास पहले अगर हुए होते तो आज उनकी इतनी बड़ी बाजार नहीं खड़ी होती। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मोदी जी आए 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले इसमें काम शुरू किया, तो उन्होंने तब से लेकर अब तक लगभग 1,33,956 केजी ड्रग्स पकड़ा और 2024 में भारत में एनसीबी में सारी एजेंसियों ने मिलकर के लगभग 25,330 करोड़ मूल्य का ड्रग्स जब्त किया। ये बड़ी सफलता है। इसके पहले यूपीए सरकार में कुछ भी नहीं होता। 2023
हुआ था, जबकि 2025 में एनसीबी ने अकेले मुंबई में 5,560 केजी ड्रग्स पकड़ करके एक इतिहास कायम किया था। और इनका जो नेटवर्क है पूरे देश में लगभग 372 जिलों में, आप सोच नहीं सकते, 372 जिलों में कई राज्य ऐसे हैं जिसमें इससे के चपेट में, और ये कहां से होकर के आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये गोल्डन एक कॉरिडोर बनाए लोगों ने, उसके माध्यम से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन देशों से ऐसे नशीले पदार्थ भारत को भेज रहे हैं। और हमारे देश के नौजवानों को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे मौत के घाट में उतारा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने, भारत के भविष्य के लिए। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किए, वो एक हम लोगों ने एनडीपीएस जो एक्ट बना उसको और प्रभावी बनाने का काम किया, और इसको पंजाब और बंगाल, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां इनके ठिकाने, अब उन ठिकानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मादक पदार्थों का हमारे देश में आगमन बंद हो जाए। इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा अगला जो चुनौती है देश के सामने वो है नक्सलवाद। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने देश के सामने एक टारगेट दे दिया, 31 मार्च 2026 को भारत देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। और सचमुच वो करके दिखा दिया। अद्भुत इसके पीछे काम हुआ है। और आज रेड कॉरिडोर जो 180 किलो में फैला हुआ उसमें कमी आई है, और बड़ी संख्या में 2004 से लेकर 2014 तक जो वामपंथ उग्रवाद था, 16,463 ऐसी घटनाएं किया था, और जिसके चलते बहुत बड़ी घटनाएं हुई। और उनके कार्यकाल में यूपीए के जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो हुई थी 25 मई 2013 को, जब झीरम घाटी में हमला हुआ था। और झीरम घाटी में कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचंद्र शुक्ल सहित 32 लोग मर गए। इतनी बड़ी घटना तो कोई हो नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद भी यूपीए सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को रोकने में सफल नहीं हुई। और आज उनके समय पर जो घटनाएं हुई थी, 17,689, जिनमें 6,984 लोगों की जान गई थी। और इससे भी बुरा 2010 में रहा, जब 2,213 नक्सल घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें सीपीआई एम के गठन के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। इसमें इसके बाद 2011 में 1,760, 2012 में 1,136 और 13 में तो 1,415 घटनाएं जो हुई थी। यूपीए के शासन काल में सुरक्षा बलों की जो मौत हुई थी वो 1,750 की हुई थी, और नागरिकों की मौत 4,285 हुई थी। और इस तरह की घटनाएं सचमुच देश को हिला देने वाली थी। 50 करीब 500 से ज्यादा तो थाने उड़ा दिए गए। इतनी बड़ी नक्सल घटना है। लेकिन एनडीए काल में नक्सलों पर प्रतिबंध लगाया गया। आज 2014 में नक्सल घटनाओं की संख्या 1,080 से घटकर के 2024 में 374 बची, यानी 65% की कमी आई। आज नक्सलीवादी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार ने जो उपाय किए, और उस उपाय में सबसे बड़ा जो सफलता मिली है उसमें नक्सल आत्मसमर्पण किए। नक्सलवादी संगठनों ने इतनी बड़ी संख्या में समर्पण किया, आज पूरी तरह से हमारा मध्य प्रदेश का बालाघाट, महाराष्ट्र के कुछ जिले, आंध्र प्रदेश के कुछ जिले जो रेड कॉरिडोर में थे, आज पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। आज 10,000 से ज्यादा
ऐसे नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया और उनको पुनर्वास दिया गया ताकि वो नक्सलवाद से बाहर निकल सके। ये जो नक्सलवाद है, ये वामपंथी नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा जो विचारधारा लगातार हमारे आरएसएस की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को चुनौती दे रहे और इसीलिए इन्होंने ऐसा नक्सल सरकार के खिलाफ कांग्रेस उनका समर्थन करती रही और इसलिए देश के सामने बड़ी चुनौती नक्सलवाद की मौजूद है, जिसको कम करने का प्रयास हमारे सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जो प्रण लिया उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। अगला मुद्दा इस देश के सामने जो एक चुनौती के रूप में है वो है भ्रामक विमर्श, नैरेटिव, झूठ फैला। ये नैरेटिव जो फैला भारत विरोधी प्रोपेगेंडा हो रहा, मोदी जी के प्रति लोगों में गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बदनाम किया जा रहा, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ा जा रहा, हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा और इस काम में कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल लगे हुए हैं। मैं बहुत साफ साफ कहता हूं। अब 2024 का चुनाव आप लोगों ने देखा, जब तीसरे चौथे चरण का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नैरेटिव फैलाया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मोदी अगर आएंगे तो बदल देंगे। जिस बाबा साहब के संविधान को लेकर के मोदी जी कहते हैं कि मैं जीता हूं, बाबा साहब के सपनों को मैं भारत बनाने निकला हूं, वो भारत के संविधान को बदल देंगे और उसका नुकसान हुआ। वो नैरेटिव फैला करके सफल हुए। आज हमें दूसरे दलों का सहयोग लेकर के केंद्र में सरकार चलानी पड़ रही। शायद वो नैरेटिव अगर उसको हम रोक पाते तो शायद आज हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो नैरेटिव खूब चला। आज वैसे भी चल रहा। अब एसआईआर आया, एसआईआर कोई बीजेपी की सरकार और मोदी जी ने तो किया है, ये तो संवैधानिक संस्था चुनाव आए उसने किया, लेकिन आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा दिया। ऐसा नैरेटिव। अब ईरान का और अमेरिका के बीच का युद्ध है। अब उस युद्ध में भारत जैसा देश प्रभावित है, कई देश प्रभावित। हमारा कच्चा तेल वहीं से आता है, हमारे खाद उर्वरक वहीं से आती है, और वो युद्ध के कारण हॉर्मुज़ का जो हमारा रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। अब संकट है, पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है, गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को। ये ऐसा दुष्प्रचार करके मोदी जी को कमजोर करने का प्रयास। कांग्रेस के लोगों को तो कभी मोदी जी का काम ठीक लगा ही नहीं। कभी कहेंगे चौकीदार चोर है, तो कभी कहेंगे कि ये तो चाय बेचने वाले का बेटा देश कैसे चला रहा है। कभी बोलते हैं इसकी मां तो बर्तन मारती थी, ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया। इनको ठीक नहीं लगता। आज देश की तरक्की हो रही है, उनको दिख नहीं रहा। गरीबों का कल्याण हो रहा है, वो उन्हें दिख नहीं रहा। देश में गरीबी कम हो रही है, वो उन्हें दिख नहीं रहा। नारा लगा देते थे वो लोग, रोटी कपड़ा मकान देंगे, गरीबी मिटा देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मोदी जी आए तो गरीबी भी कम होने लगी, गरीबों की हर जरूरत भी पूरी होने लगी, गरीबों के बैंक में खाते नहीं थे, खाते में खुल गए, गरीबों का उनके हिस्से का पैसा कोई और खा जाता था, वो बच गया। आज गरीब की हर जरूरत पूरी होने लगी, तो कांग्रेस और दूसरे दलों को बहुत खराब लगा। नैरेटिव फैला रहे, छुड़ा लेंगे, बैंक में खाता खुला, पैसा निकाल लेंगे,
युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करके भी बेरोजगार हो, इनके कारण बेरोजगारी आई और तरह तरह के दुष्प्रचार करके आज पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश में ये लोग लगे हुए। ये चुनौती है देश के भविष्य के साथ और इस चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। हम इसको ठीक करके छोड़ेंगे और आज धीरे धीरे इस पर भी अब रोक लग रही। हमारे लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ, ओम बिरला जी के खिलाफ बिना कोई कारण के मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो। कभी राष्ट्रपति जी को कह देंगे कि राम मंदिर बना, राष्ट्रपति जी आपको बुलाया। इस तरह के दुष्प्रचार करके वो भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनसे बचना और यह आपका कर्तव्य है। इस तरह के झूठे दुष्प्रचार से जनता को गुमराह होने से बचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। ये हमारी सबकी जवाबदारी है और इसीलिए इस विषय को इसमें रखा गया कि हम कार्यकर्ताओं को इस बात को ठीक से समझा सके। अगला मुद्दा है देश में धर्मांतरण। ये भी एक गजब का है। खासतौर पर हमारे मध्य प्रदेश में इसी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है। कुछ हमारी ईसाई मिशनरियां हैं जो उनको शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर, छोटे रोजगार देने के नाम पर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। कुछ और भी संगठन है जो ये काम कर रहे हैं। लव जिहाद भी शुरू है और इन सभी कारणों से आज हिंदू समाज में, भारतीय समाज में ये एक नई चुनौती सामने आई है और इसको रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और इसमें सबसे ज्यादा उपाय हम सबको करना होगा। और इसमें जो राज्य प्रभावित है उनमें सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात जैसे 10 राज्य। और इन 10 राज्यों में इस धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास तो है, लेकिन कहीं न कहीं इनमें हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। अगला विषय है पर्यावरण, जो देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। आज जलवायु परिवर्तन हो रहा, आज एक बड़ी चुनौती दुनिया के सामने खड़ी है। आज कार्बन ज्यादा बढ़ रहा, उसको रोकने के उपाय कमजोर है। तब ऐसे समय पर, आने वाले समय में वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा, गर्मी पड़ती तो बेतहाशा, ठंडी पड़ेगी तो बेतहाशा, बारिश होगी तो बादल फटेंगे। आज ये तमाम जो समस्याएं आज हम सब सारे लोग देख रहे हैं, उसका कारण है पर्यावरण का असंतुलन। पर्यावरण का असंतुलन इसलिए आज हम लोग जो प्रकृति के आधार पर जो चीजें बनी है हम उनको छोड़ते जा रहे हैं और हम भौतिक युग में जीते हुए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी वजह से आज ये समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसीलिए कि हम एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे और वो अभियान अच्छे से चला। अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गंगा जल संवर्धन अभियान शुरू किया, पिछले साल से शुरू किया। अभी कल ही उसका स्थापना दिवस है और ये इसलिए कि हम बारिश के पानी को कैसे रोकें। हमारी बावलियां, हमारे तालाब, हमारे कुएं, हमारे ऐसे जो स्ट्रक्चर थे वो सारे स्ट्रक्चर जो सूख गए उनको हम पुनर्जीवित करें और उनमें हम पानी का संचय कर सकें। हम पर्यावरण को संतुलित करने के लिए नए पेड़ लगा सकें, हम उनकी सुरक्षा भी कर सकें। इस दिशा में एक अभियान चल रहा है और इस अभियान में हम सबको बढ़कर के हिस्सा लेना है। पर्यावरण के संतुलन, स्वच्छता अभियान भी इसी का हिस्सा है, शुद्ध पेयजल मिले ये भी उसी का हिस्सा है। और इसीलिए
इस चुनौती को भी हमारी सरकार ने बहुत मजबूती के साथ स्वीकार किया और उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। देश में एक समस्या और है, प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद। आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के एक नेता और एक डीएमके का नेता हमेशा कह देता है हम दक्षिण भारत में, और वो कोशिश करते हैं देश को तोड़ने की। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी एकता यात्रा निकालता है और उस एकता यात्रा शुरू करता है वो कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक जाता है और उसी के जुलूस में नारे लग रहे हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो। वो सुन रहा एजेंडा लिए भारत की एकता यात्रा, ये दोहरा चरित्र है और देश को कमजोर करने की साजिश है। प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद, इसको किसी कीमत में आगे बढ़ने से रोकना चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार का प्रयास है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर बार हम लोग 31 अक्टूबर को एकता यात्रा निकालते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण की जो तमिल भाषा, हमारी जो काशी की भाषा है, हमारा जो उत्तर का काशी तमिल संगमम एक बड़ा कार्यक्रम होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ लग रही क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब बनी तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता है हमारी जो भाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी बोली, इन सबको उसमें जोड़ा गया ताकि भाषा के आधार पर अलगाववाद की बात कोई सोचे। नई शिक्षा नीति में सबका समावेश है और अब तो अपने घरेलू भाषा में हर एक जिलों की और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग घरेलू भाषा, उस घरेलू भाषा को भी हमारी आने वाली पीढ़ी पहचानती रहे, जानती रहे, बोलती रहे। अब उनको ये भी पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। ये काम शुरू किया। इसी तरह सभी भाषाओं का सम्मान, हमारी भारत के संसद में सभी भाषा में भाषण होते हैं। हम लोग ईयरफोन लगा के सुनते हैं, जिसको जिस भाषा में सुन रहा हो, कोई किसी भाषा में बोले, आपको अपनी भाषा उसमें सुनने का अवसर मिला। आज ये व्यवस्था से जो पहले लोगों के मन में था कि हम तो अंग्रेजी नहीं जानते तो हम बहुत पिछड़े हैं, वो अंग्रेजी जानता है तो बहुत तगड़ा है, ये तमाम सारी जो छोटी मानसिकता थी वो खत्म हो रही है और इसका प्रयास मोदी जी के आने के बाद हुआ। आज इसी के साथ साथ एक और बड़ा विषय है विकास में असंतुलन। ये भी एक बड़ा चुनौती है देश के सामने और ये चुनौती कैसे सामने आती है जरा इसको देखो। आप लोग देखते होंगे लोगों में नाराजगी क्यों रहती है और नाराजगी रहने का उनका एक बड़ा कारण होता है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, हमारे साथ उपेक्षा हुई, इस वजह से वो व्यवस्था के खिलाफ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो उन्होंने भारत की संसद में आकर के क्या बोला, मैं भारत का जब नक्शा देखता हूं तो मुझे पूरब का भारत पिछड़ा हुआ दिखता है, पश्चिम का भारत विकसित दिखता है।
पूरब के भारत का जो हमारे पूर्वी क्षेत्र में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, उसमें बंगाल भी है, उसमें आसाम भी है, उसमें उड़ीसा भी है, ये सचमुच विकास में पीछे है। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश को अगर एक साथ लेके विकास में चलना है तो हमें इनके असंतुलन को संतुलन बनाना पड़ेगा। तब उन्होंने तय किया कि जो क्षेत्र पीछे रह गए उनको बराबरी में लाया जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, और वो बनाई योजना उन्होंने आकांक्षी राज्यों की, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एक्सपोनेंशियल स्टेट, एक्सपोनेंशियल गांव, वो इन गांवों को और शहरों को और वहां के राज्य को, जिलों को, सबको ले और डेवलपमेंट में उन्होंने एक नई दिशा दी। आज कोई नहीं कह सकता कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार राज्यों में हो, मोदी जी ने कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं होने दिया। उन्होंने विकास के मार्ग पर भले सत्ता में दूसरे लोग बैठे हो, लेकिन उनको भी पूरी मदद पहुंचाने का काम किया। भेदभाव रहित उन्होंने सरकार चलाई, और तभी उन्होंने नाम दिया था सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं रहा, जमीन में उतर गई। आज वही वजह है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबका साथ सबका विकास के बाद उसी समय पर एक नेता ने कहा चौकीदार चोर है, बोला था। कांग्रेस के एक नेता ने मोदी जी को कहा चौकीदार चोर है। देश की जनता उठ के खड़ी हो गई और सबने कहा कि हम भी चौकीदार। तो तीसरा शब्द निकला सबका साथ सबका विकास हुआ, सबका विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? और अब मोदी जी चाहते हैं कि आजादी का 100 वर्ष जब भारत पूरा करे, विकसित भारत बने, तब वो कहते हैं मैं अकेले नहीं बना सकता, मेरी सरकार भी अकेले नहीं बना सकती, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा यह भी मैं नहीं जानता। तब वो कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग यदि प्रयास करेंगे तो भारत विकसित भारत बन जाएगा। ये 4 शब्द में पूरे उनके काम का देखा जोखा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत के लोकतंत्र में कहा गया है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। सचमुच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में जब लिखा समानता का अधिकार, जब उन्होंने लिखा सामाजिक न्याय का अधिकार, क्या थी परिभाषा? यही तो थी। मोदी जी ने उसका नाम दिया सबका साथ सबका। आज विकास पूरे देश में समान है, पक्षपात रहित है, भेदभाव रहित है, और ये सबसे बड़ी विशेषता देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। आज जो उपलब्धियां हैं, जिनके सामने आज पूरा देश एक सुखद अनुभव कर रहा, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, आज रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, जहाज की कनेक्टिविटी, जल मार्ग में कनेक्टिविटी बढ़ रही। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह पर मजबूत हो रहा। रेलवे का आप परिवर्तन देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं सिंचाई के संसाधन तेज गति से बढ़ रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था मजबूत है। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 4थे में लेके आए। इतना संकट पूरे दुनिया के सामने छाया है, लेकिन फिर भी भारत में अभी भी सब कुछ व्यवस्थित है। कोविड के समय में हम सबने देखा था भारत के 140 करोड़ लोगों का जीवन संकट में। मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों से बात करके समय से पहले वैक्सीन निकाली। पहली वैक्सीन है जो उन्होंने खुद लगवाया और देशवासियों को दिया, जिनका जीवन बचाया, दुनिया के लोगों को भी दिया। आज वही भारत जिनके किसी प्रोडक्ट को दुनिया स्वीकार करने में तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में चल रहा है। और वो कोविड के समय से ही शुरू हुआ था उस वैक्सीन के
माध्यम से आज भारत एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस दिशा में भारत को समस्या मुक्त बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने काम किया है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, जो काम को आगे उन्होंने बढ़ाया था, उसको मोदी जी ने जमीन पर उतारा है। जमीन पर उतारने के बाद आज एक नए भारत का निर्माण उन्होंने किया है और उस नए भारत में समस्या मुक्त भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, सबको साथ लेके चलने वाला भारत, भेदभाव रहित भारत, ऐसा भारत बनाने का काम शुरू है। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग की एक अनुशासन है, उस अनुशासन के तहत जिसे भी बच चुकी है, शायद मुझे आगे बोलने के लिए वो मना कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भी देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सुनने की स्थिति में आप है नहीं। बैठते ही मैं समझ गया कि मूड अब नहीं है, लगता है थक गए आप। लेकिन ये प्रशिक्षण वर्ग है, ये इसमें ऐसा सोचेंगे तो आपकी आत्मशक्ति कमजोर होगी। ये 2 दिवस का जो प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया, इसके पीछे बड़ा उद्देश्य। आज बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, आपके सरकार के सामने है। जगह जगह आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर आप विषयों को जान करके उनका जवाब नहीं देंगे तो कल नुकसान होगा। इसलिए इन 2 दिवस में सब कुछ भुला करके घर परिवार काम धाम टेलीफोन तो बंद था ना, चल रहा था, इसीलिए कि हम कुछ सीखेंगे, कोई हमसे कोई चीज छूट न जाए, इसलिए सबके साथ ये विषय रखे गए हैं, साझा किए गए हैं और सबने अपनी अपनी बात कही होगी, उसमें जो अच्छी बात हो उसको अपने पास ग्रहण करना चाहिए और वो हमारे जीवन में काम आएगी। आप यहाँ के लीडर हो, आप विचार करो इतने ही लोगों को क्यों बुलाया गया? 102 लोगों को बुलाया गया था ना, 110 लोगों। क्या उमरिया जिले में और कोई नहीं है? अरे विचार करो आप, हम ही को क्यों बुलाया गया? और आप समापन की ओर आप जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका चिंतन करिए और आप जब जाएंगे तो आपका पड़ोसी साथी कहेगा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे पार्टी ने क्यों नहीं बुलाया। आपको बुलाया, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस तो करोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको महसूस होगा कि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी आज से हो गई। अब हम पार्टी के चेहरे बन गए, पार्टी ने हमको उस लायक मान लिया कि हम अब पार्टी को कहीं कमजोर नहीं होने देंगे, हम पार्टी को मजबूत बनाते हुए और संगठन को अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये सोच और विचार लेकर के जाना। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बांधवगढ़ क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, रुकने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है। ऐसी व्यवस्था तो हमारे यहाँ भी नहीं, जब लोग पसीना पूछ रहे थे, सही बता रहे। और वहाँ भी क्योंकि ऐसी जगह नहीं, बहुत गर्मी थी, ताजा गर्मी है इन दिनों, 42, 43, 44, 45 तक पहुँचा है टेम्परेचर। और ऐसे समय पर आपका शिविर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रहा है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बात को यही पूरा करता हूँ। भारत माता की कि सही में मोदी की गवर्नमेंट तेजवानी जी को उनकी टीम के साथ बुलाना चाहूंगा कि आप आए। आप लोगों ने ऐसे सब जगह सब चीजें मिलती हैं, ठीक बात है, पर आप और आपकी टीम ने जो यहाँ व्यवस्था हम लोगों को दी है और जैसा आपने भोजन कराया, मुझे अभी तक सभी ने यही बोला
सत्र समाप्त तक मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा के आप इस सबका स्वागत करें। आप निवेदन करूंगा कि इनका सम्मान करें। आप लोग तालियां बजाते रहो तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने किसी के लिए कुछ किया, तो हमारे लिए भी कम से कम तालियां तो बजा ही सकते हैं लोग। अभी एक साथ सबके फोटो लेके आओ, आप एक साथ किनारे पे खड़े हो जाते हैं। आगे जाए एक करके। सभी लोग एक साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे। रात को 2 बजे तक व्यवस्था की है हम लोगों को सभी चीजों की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सामने देखेंगे मैम, सामने। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजेश प्रजापति जी की तबीयत खराब हो गई, बुखार चढ़ी, वो नहीं आ रहा है। इसके बाद अर्जुन जी, अर्जुन, उमेश, ये लोग भी थे, लड़के सब लगे रहे। सचिन पांडे जी आइए आप भी। ऐसे घूमिए। इसके बाद पार्किंग की व्यवस्था मैं चाहूंगा कि युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, अमित जी, दोनों महामंत्री, अखंड जी, आयुष पाठक जी, आप भी आए लोगों के लिए। एक बार जोरदार तालियां युवा मोर्चा के लिए भी बनती है। जिन्होंने मोबाइल बैंक के लिए अपना यहाँ का सत्र भी सभी छोड़ दिए, योगेश द्विवेदी जी को भी मैं चाहूंगा कि आगे मंच पर अपना सम्मान ग्रहण करें। और इनके साथ शुभम जी भी थे, वो भी लगातार धूप में गर्मी में बैठे रह गए। मोबाइल बैग सबसे कठिन काम। सुरेश बैगा जी भी, सुरेश बैगा आप भी आए। आपका भी विशेष योगदान का एक बार जोरदार ताली बजा। हमारे जिले के उपाध्यक्ष चंदौली जी नहीं देखा। यहाँ पे सारी तकनीकी व्यवस्थाएं और फ्लैक्स कौन सा कहाँ लगेगा, इसकी व्यवस्था में हमारे सोशल आईटी मीडिया के आईटी के प्रभारी थे नितिन बछानी जी, मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे हैं। चीज का यहाँ कवरेज किया कौशल विश्वकर्मा जी, मैं चाहूंगा कि आप भी आके मंच पे अपना स्थान सम्मान प्रोग्राम का। अभी हम लोग एक स्कैनर जारी करेंगे कल, तो इस पूरे कार्यक्रम की आप लोगों की यादगार चीजें जितने भी इसमें फोटो खींची है सब आपको आपकी उपलब्ध हो जाएंगी। संदीप जी स्वागत हो जाए यहाँ पे। विदेशी याद है इस सत्र को वर्ग को लिया है। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये नहीं बुला रहे, मैं नहीं बुलाया, तो मैं सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं से भी और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी, अपने छोटे भाइयों से, सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इस सर सामने अब अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह लेके आए सब लोग, आप लोग बुलाओ सब लोग। अभी तक मध्य प्रदेश में ये नवाचार कहीं नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना एक छोटा सा फोटो वीडियो इस वर्ग का अपना खुद का बना के, कि हम इस 2 दिन के इस प्रशिक्षण में रहे और यहाँ प्रशिक्षण में हम लोगों ने क्या सीखा, अपना अपन लोग इसमें अनुभव साझा करके और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान को हैशटैग करके इसको जरूर अपलोड करें ताकि ये नवा सामने हमारी जो प्रेजेंट समिति जिला टोली है वो भी आ जाए। अध्यक्ष जी, मैं करूंगा कि इस सत्र के बारे में जो 2 दिन आप लोगों को हम लोगों का अच्छा लगा हो वो भी हम लोगों से साझा करें, जो कमी हम लोगों में वो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आज इस समापन सत्र में हमारे सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, पंचासीन विधायक द्वय श्री मीना सिंह जी, श्री लल्लू भाई और इस प्रशिक्षण अभियान में अपेक्षित सभी प्रशिक्षार्थीगण, विशेष रूप से मैं मातृशक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आपका दोहरा चरित्र होता है, घर भी संभालना पड़ता है और पार्टी के कार्यों को भी संभालना वास्तव में आपकी भूमिका बहुत ही अतुलनीय और महत्वपूर्ण है। गणेश भैया, मैं उमरिया के बारे में केवल इतना ही कहूँगा कि इस जिले के संगठन में जैसे मिथिलेश भैया जैसे वरिष्ठों का आशीर्वाद इस संगठन को मिला है, वहीं युवा साथियों का सामंजस्य यदि देखने को मिला है तो मुझको ये उमरिया जिलों में देखने को मिला है। और निश्चित रूप से इसीलिए जब सामंजस्य और तालमेल अच्छा होता है, संगठन के ऐसे बड़े कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। तो इस समापन सत्र में इतनी बड़ी उपस्थिति इस बात की द्योतक है कि हमारा प्रशिक्षण वर्ग पूर्णतः सफल रहा। मैं यहाँ देख रहा था, राजेश पांडे जी भी चिंता कर रहे थे क्योंकि वो संगठन के प्रभारी हैं। हमारे नियंत्रक भी चिंता कर रहे थे कि हर सत्र के बाद विशिल बजाना है, हमारा मोबाइल काउंटर समय पे मोबाइल जमा हो जाए। मैं और मेरे साथ सहयोगी लगे रहते रहे कि अगला सत्र किसको लेना है, कहाँ तक पहुँचा, उसको फोन से कांटेक्ट करना। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन कार्यक्रमों से प्रशिक्षण इसके लिए होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी कहते हैं कि व्यक्ति में हमेशा कार्यकर्ता में विद्यार्थी भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि जब तक सीखने की ललक रहेगी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और हमारा शीर्ष नेतृत्व इसीलिए ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन करता है, क्योंकि हमारा दल एक विचारधारा के लिए काम करता है। यदि हम चाहते हैं कि विश्व के इस बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में एक आदर्श और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जाने जाए, तो निश्चित रूप से हमको वैचारिक रूप से पुष्ट होना पड़ेगा और तभी हम समाज का नेतृत्व कर पाएंगे। मैं अंत में ज़्यादा समय न लेते हुए आशुतोष जी को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि वास्तव में एक कहावत है, जंगल में मंगल, उसको आपने चरितार्थ किया है और इस जंगल में इतना बढ़िया माहौल दिया कि यहाँ आने वाला सब कार्यकर्ता खुश है। इस समापन सत्र में देख रहा हूँ हर कार्यकर्ता के मन में एक प्रसन्नता की लहरें, कैसे हम यहाँ से उठ के जल्दी से जाएं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और शीर्ष नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे इन 2 दिनों में 3 दिनों के लिए उमरिया में रहने का सौभाग्य मिला, आप सबके बीच रूबरू होने का मौका मिला, मुझको भी सीखने का मौका मिला है। मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं विलंब न करते हुए आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय को आज के इस प्रशिक्षण महाअभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के जिला के इस वर्ग के समापन समारोह उपस्थित सतना के लोकप्रिय सांसद, लगातार 5 बार से भारतीय संसद
परिषद के सतना क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय गणेश सिंह जी, मंच पे उपस्थित हमारे मानपुर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री बहन मीना सिंह जी, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय शिवनारायण सिंह जी और इस प्रशिक्षण महाअभियान के शहडोल संभाग के प्रभारी आदरणीय मिश्रेश व्यासी जी और हमारे इस वर्ग के हमारे जिला संगठन के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र पांडे जी और इस वर्ग के वर्गाधिकारी, सारी चीजों का नियंत्रण जिनके हाथ में था, ऐसे शहडोल के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अनुपम अनुराग अवस्थी जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरविंद बंसल जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, हमारे जिले के महामंत्रीगण, हमारे जिले के उपाध्यक्षगण, हमारे जिले के मंत्रीगण, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और हमारे मोर्चों के महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक और हमारी मातृशक्ति, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस वर्ग में जिस तरह आप लोगों ने अपना सहयोग दिया। हमारे राजेश जी संघ के प्रचारक रहे और बहुत ही अनुशासित, इतनी चिंता आशुतोष जी कैसे होगा, सब आएंगे कि नहीं आएंगे, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी चिंता। रात को 11 बजे फोन, रात में 10 बजे फोन, 9 बजे फोन। लो भाई साहब, उमरिया जिले का कार्यकर्ता है, आपकी चिंता जायज है, आप चिंता मत करिए। उमरिया जिले का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ वर्ग में भाग लेगा। और बंधुओं, मुझे गर्व है कि हमारी 12 मातृशक्ति अपेक्षित थी और मुझे गर्व है कि 12 की 12 मातृशक्ति हमारे राष्ट्र का विश्राम किया, इसलिए जोरदार। माननीय मीना सिंह जी के निर्स्वयं यहाँ रात्रि विश्राम। हमारे जिले के पदाधिकारी 25 है, 25 के 25 जिला पदाधिकारी, 24 जिला पदाधिकारी, एक कोषाध्यक्ष को छोड़कर 24 के 24 जिला पदाधिकारी रात्रि विश्राम किए, उनके लिए भी जोरदार है। हमारे मंडल के अध्यक्ष 14 है, 13 उपस्थित थे और 12 मंडल अध्यक्षों ने रात्रि विश्राम किया है। एक मंडल अध्यक्ष का एक्सीडेंट हो गया था, उससे पूछ के गए थे। 12 मंडल अध्यक्षों के लिए जोरदार करें। 28 मंडल के महामंत्री हैं, 28 में हमारे 26 आए थे, 26 महामंत्री आए थे और 26 के 26 महामंत्रियों का विश्राम किया है, इसके लिए जोरदार करें। हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, पूरे मोर्चों के महामंत्री और अन्य कार्यकर्ता जो लगे थे, कुल जो हमने हमारे 15-20 साथी कार्यकर्ता जो अन्य कैटेगरी के हमने बुलाए थे, प्रकोष्ठों के या अन्य ऐसे कुछ कार्यकर्ता ने रात्रि विश्राम किन्हीं कारणवश नहीं किया और जिन्होंने रात्रि विश्राम किया उनका मैं अनुभव बताऊं। एक कार्यकर्ता सुबह जब 5 बजे उठा योग के लिए, 5:30 बजे हरीश भैया की किसी बजी, तब मैं उठ के आया तो उसने कहा मुझसे कि भैया जितने रात के भगत रहे ना, तो समाज का बहुत अच्छा हो यार, थक बचा के मच्छर को मारते थे, देसी लगे। तो आप सब लोगों ने इतनी तन्मयता से, इतनी जिम्मेवारी से, अब कहीं कुछ बड़े शब्दों का प्रयोग मुझसे हो गया, कहीं व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं से हो गया होगा, कुछ व्यवस्थाएं जैसे पूरा खाना बनाओ, पूरा 56 प्रकार का भोजन बनवाओ और सब कुछ करो, अच्छी कटोरी लगा दो, अच्छी थाली लगा दो, लेकिन अगर चम्मच भूल गए तो खाना तो सारा बेकार हो गया। तो कहीं अगर चम्मच भूल गया हो तो उसके लिए क्षमा करें।
मैं आप सबको ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मानी गणेश सिंह जी भाई साहब को अभी अनूपपुर वर्ग में भी जाना है, और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय गौरव सिरोठिया जी एक दिवस पूर्व आगे और लगातार चिंता करते हुए इस पर्व को सफल बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय संभाग प्रभारी जी को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ में हमारी वर्ग की टीम, वर्ग की टोली, वर्ग के सारे कार्यकर्ता, वर्ग नियंत्रक, अतिथि सत्कार करने वाले, भोजन व्यवस्था करने वाले, टेंट की व्यवस्था करने वाले, स्मृति चिन्ह की व्यवस्था करने वाले, जिनका भी हमने भी सम्मान किया, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी लोग चाय